एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है मार्केट रिफॉर्म एंड रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। लेक्चर 9 में हमने डिस्कस किया था उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था और जो मिलिट्री रिफॉर्म था, और बाकी के जो दो रिफॉर्म है अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उनका जो मार्केट रिफॉर्म था अलाउद्दीन खिलजी के, उनके जो पर्पस था, इसको लेकर के हिस्टोरियंस में काफ़ी डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उनका उनका मेन पर्पस था वेलफेयर मेजर। क्योंकि देखिए, उनका मार्केट रिफॉर्म का बेसिक पॉलिसी क्या था? बेसिक पॉलिसी ये था कि मार्केट में सारे जो गुड्स है, उनकी जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करना। तो अगर जब मार्केट में प्राइसेस, सारे गुड्स के प्राइसेस कंट्रोल होता है, तो लोगों की जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, लिविंग कॉस्ट भी डाउन हो जाता है। और जब लोगों की लिविंग कॉस्ट डाउन हो जाता है, तो विथ अ स्मॉल इनकम अ पर्सन कैन लिव हिज लाइवलीहुड प्रॉपरली। तो ये बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि उनकी वेलफेयर मेजर्स थी। इसके वजह से क्या हुआ था कि जितने जो गरीब लोग थे उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प हुआ था मार्केट में सामान खरीदने में, और उनको भी लाइवलीहुड में काफ़ी ईजी हुआ था। लेकिन जो दूसरे दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना ये है कि बेसिकली उनका वेलफेयर मेजर उनका बेसिक पर्पस नहीं था, बिकॉज ही वॉज ए हाईली डेस्पोटिक रूलर, और उनका ही इज नॉट नोन टू बी अ वेलफेयर, नॉन टू हैव एस्टेब्लिश्ड एंड वेलफेयर स्टेट। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट, उनका जो पर्पस था वो था मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्मी। और ये जो लार्ज मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्मी, ये वाला जो पॉइंट दिया गया है आज के टाइम पे, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कि उनका पर्पस क्या था। क्या बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि देखिए, ही वांटेड टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, और ह्यूज आर्मी मेंटेन करने के लिए आर्मी को कैश सैलरी देना पड़ेगा, राइट। और मिलिट्री रिफॉर्म में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैश सैलरी देना स्टार्ट किया था आर्मी को। अब देखिए, जब बहुत बड़ा आर्मी आपको मेंटेन करना है और बहुत सारे लोगों को आपको सैलरी देना है, तो आपके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको उसी रेवेन्यू में से, जितना रेवेन्यू आपके पास है, उसी में से आपको सारा कुछ मैनेज भी करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जो आर्मी थी, आर्मी की जो सैलरी थी, द सैलरी वाज आल्सो केप्ट वेरी लो। लेकिन अगर आर्मी की सैलरी लो होगा और अगर लिविंग कॉस्ट हाई होगा, तब तो कोई आर्मी में आएगा ही नहीं। खास करके जो जो एबल, जो एफिशिएंट जो लोग हैं, वो तो आर्मी में आना ही नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि लिविंग कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्मी की अगर सैलरी कम भी होता है ना, तो भी उसको आर्मी, मतलब कि आर्मी में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। तो दिस वाज हिज बेसिक पर्पस, और ये किया ही गया था बेसिकली बाय स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द मार्केट, ठीक है ना। अब देखिए, उन्होंने जो मार्केट रिफॉर्म चालू किया था, वो बेसिकली इस टाइप से अपने एम्पायर को डिवाइड किया था। जो कैपिटल के सराउंडिंग जो रीजन था, ठीक है, इलाहाबाद से लाहौर बेसिकली कहा जाता है, बेसिकली दिस इज द दोआब रीजन, जहां पे उन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म भी चालू किया था, ठीक है। ये हम आज के क्लास में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोआब रीजन में उन्होंने इस रीजन को उन्होंने कहा कंट्रोल जोन, ठीक है। तो मार्केट रिफॉर्म जो उनका बेसिकली चालू था या इंप्लीमेंट किया गया था, वो बेसिकली कंट्रोल जोन में किया गया था, ना कि उसके बाहर के जो जोन था, जो फ्री जोन था, उस पे किया गया था। इसके इसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि क्योंकि ये दोआब रीजन है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो प्रोडक्शन जब हाई होता है और ये कैपिटल के आसपास होता है, तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होता है। और जहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होता है, वहीं पे प्राइसेस कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी जो 80% आर्मी थे, द आर्मी 80% ऑफ हिज आर्मी वाज आल्सो डिप्लॉयड इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ कैपिटल एंड सराउंडिंग एरिया। तो उन बेसिक उनका पर्पस तो आर्मी का ही था। तो उस रीजन में उन्होंने मार्केट रिफॉर्म को चालू भी किया था। और जो फ्री जोन था, जो कि दूर के रीजन था, वहाँ पे प्राइसेस इतना कंट्रोल नहीं किया गया था, क्योंकि प्राइसेस वहाँ पे बढ़ने का भी चांसेस ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने जो मार्केट रिफॉर्म चालू किया था, वो बेसिकली 3 पॉइंट्स के थ्रू किया था उन्होंने। पहला था कि ट्रेड लाइसेंस मतलब जितने भी ट्रेडर्स होंगे, उनको सरकार से या स्टेट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस ही कैन कैरी आउट ट्रेड। बाकी कोई ट्रेड नहीं कर सकता। एंड ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्रोल जोन, नॉट इन द फ्री जोन, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि वेट्स एंड मेजर्स को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया था।
कोई भी ट्रेडर अपने वेट्स या फिर मेजर में कोई करप्शन ना कर सके, कोई घपला ना कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी मार्केट में छोड़ के रखा था और दे यूज्ड टू विजिट, और उनका जो स्पाई नेटवर्क था उनको भी उन्होंने यूज किया था। उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने ये जो मार्केट है इसके ऊपर नजरदारी उन्होंने रखा हुआ था। और तीसरी चीज थी कि सीवियर पनिशमेंट, कोई भी अगर ट्रेडर ये पाया जाता है कि करप्शन कर रहा है या फिर घपला कर रहा है तो उसके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट का भी बंदोबस्त था, ठीक है ना। तो जिसके डर से कोई भी घपला करने का मतलब कि साहस नहीं कर सकता था, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने अपने इन दिस कंट्रोल जोन ही एस्टेब्लिश बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो जो पहला टाइप ऑफ मार्केट था विच वॉज कॉल्ड मंडी, इट वॉज फॉर फूड ग्रेन, ठीक है ना। जो दूसरा टाइप का मार्केट था दैट वाज फॉर कॉस्टली टेक्सटाइल एंड अदर लग्जरी गुड्स विच वाज कॉल्ड सराय अदल। एंड एक तीसरे टाइप का मार्केट था विच वाज फॉर द लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, फॉर कैटल्स एंड हॉर्सेस, ठीक है ना। और हर एक जो मार्केट है, हर एक मार्केट की एक हेड, एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था हु वाज कॉल्ड सुहानाई मंडी, ठीक है ना। तो सुहाने मंडी और ये सारे ऑफिशियल्स के थ्रू उन्होंने इस कंट्रोल जोन में इस मार्केट की रिफॉर्म को बेसिकली चालू किया था। और इसके वजह से हमें ये देखने को मिलता है ना तो उनके टाइम पे कोई मिलिट्री रिफॉर्म होता है, मतलब कि सिपाही म्यूटिनी होता है, ना तो उनके टाइम पे कोई पीजेंट रिवोल्ट होता है, क्योंकि जब लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग लो हो जाता है तो जो पीजेंट होता है उसके ऊपर हाई टैक्सेस इंपोज होने के बाद भी, उनकी इनकम काफी कम होने के बाद भी उनके पास इनफ रहता है कि वो अपने लाइवलीहुड को ठीक से जी सके, ठीक है ना। और यही चीज हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि उन्होंने जो देखा था कि रिवोल्ट की जो 2 सोर्सेस है, एक तो था सुपर रिच पीपल, सुपर रिच पीपल को कंट्रोल कैसे किया जाए उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चालू किया था, और सुपर पुअर पीपल, वेरी पुअर पीपल, डेस्टिट्यूटेड पीपल, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए ताकि कोई भी डेस्टिट्यूट ना हो जाए पूरी तरह से, इसके लिए उन्होंने मार्केट रिफॉर्म चालू किया था। और हमें देखने को मिलता है ये काफी सक्सेसफुल था कि उनके टाइम पे कोई भी पीजेंट रिवोल्ट एज सच हमें देखने को ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम उनके रेवेन्यू रिफॉर्म पे। फिर से देखिए रेवेन्यू रिफॉर्म का बेसिकली उनका पर्पस क्या था। बेसिकल पर्पस ये था, पहला तो था एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वेल्थ फ्रॉम द नोबिलिटी। ये तो हो गया उनके रिवोल्ट को कंट्रोल करने की एक तरीका, जो कि रिच पीपल से, नोबिलिटी से रिवोल्ट होता है उसको कंट्रोल करने का। और दूसरा जो पर्पस था वो ये था कि ही वांटेड टू मेंटेन अ हाई रेवेन्यू फॉर द स्टेट, क्योंकि ही वाज ऑफ द ओपिनियन, और ये सही भी था, कि कोई भी स्टेट के अगर फाइनेंशियल या रेवेन्यू स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा तो वो अपने इंडिपेंडेंस या अपने डेस्पोटिज्म को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, हाई रेवेन्यू उनको इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनको लार्ज आर्मी मेंटेन करना था, व्हिच वाज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर हिज मिलिट्री रिफॉर्म। तो देखिए सारे रिफॉर्म ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। और देखिए ये यही पे अप्लाई होता है, उनके जो रेवेन्यू रिफॉर्म है दैट वाज इंप्लीमेंटेड बेसिकली इन द दोआब रीजन, और यही दोआब रीजन है जहां पे मार्केट रिफॉर्म भी चालू किया गया था। क्योंकि यहीं पे दोआब रीजन में क्यों चालू किया गया था, सबसे पहली बात है कि दोआब रीजन के जो पीजेंट है या फिर जो नोबिलिटी है, दे आर द वेरी रिच पीपल, ठीक है। तो वहां के जो नोबिलिटी है वहां से मतलब कि जो एक्सेस वेल्थ है उसको एब्सॉर्ब करना जरूरी था। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी हाई था जहां से ये हाई रेवेन्यू मेंटेन किया जा सकता था, ठीक है ना। क्योंकि उनके रेवेन्यू रिफॉर्म का एक बेसिक पॉलिसी था बहुत ही हाई रेवेन्यू, दैट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोडक्शन वाज कलेक्टेड एज द रेवेन्यू। तो जब इतना हाई रेवेन्यू होगा तो उसी रीजन से आप कलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपके पास प्रोडक्शन बहुत हाई होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने किस बेसिस पे किस मेजर्स के थ्रू ये रेवेन्यू रिफॉर्म चालू किया था। देखिए सबसे पहले ही एबोलिश्ड द क्रॉप शेयरिंग मेथड, ठीक है ना। इसके पहले मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पहले क्या था कि जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन पे क्रॉप शेयरिंग होता था, एक परसेंटेज जाता था स्टेट के ट्रेजरी में एज ए लैंड रेवेन्यू, एंड द अदर पोर्शन गोज टू द पीजेंट। लेकिन उन्होंने क्या चालू किया, इसको एबोलिश कर दिया, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मसहत सिस्टम। अंडर मसहत सिस्टम द लैंड वाज सर्वेड, ठीक है ना। तो सर्वे किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड सर्वे एक असेसमेंट होगा प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। और उस असेसमेंट के वैल्यू के ऊपर 50% वाज फिक्स्ड एज द लैंड रेवेन्यू,
ठीक है ना। अब जितना लैंड रेवेन्यू होगा, द पीजेंट हैड द ऑप्शन टू प्रोवाइड इट आइदर इन कैश और इन काइंड, लेकिन एक कंडीशन इस पे इम्पोज था कि जो दोआब रीजन में जितना भी टैक्स, जितना भी लैंड रेवेन्यू मतलब कि पीजेंट देगा, उसका एटलीस्ट 50% काइंड में, मतलब क्रॉप में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के 50% वो कैश में भी दे सकता है, काइंड में भी दे सकता है, दैट इज अप टू द पीजेंट। ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको बफर स्टॉक मेंटेन करना था। ठीक है, दैट वॉज रिलेटेड टू हिज मार्केट रिफॉर्म, कि ताकि कभी भुखमरी ना हो, तब कोई भी चीज़ों का कमी ना हो मार्केट में। ठीक है ना, और जब प्राइस कंट्रोल करने की आपकी ज़रूरत है तो आपको बफर स्टॉक मेंटेन करना भी है, इसीलिए ये रूल किया गया था 50% एटलीस्ट काइंड में देना पड़ेगा। और देखिए जो पीजेंट है उनके ऊपर जो लोकल टैक्सेस, जो विलेज हेडमैन होता था, खुद मुकद्दम, ये से जो विलेज हेडमैन होता था, उसके तरफ से भी बहुत सारे टैक्सेस इंपोज किया जाता था। उन सारे टैक्सेस को उन्होंने एबोलिश कर दिया, जैसे कि हक्काई खोटी, किस्मती खोटी, ऐसे बहुत सारे लोकल टैक्सेस को उन्होंने इंपोज किया ताकि ज़्यादा प्रेशर ना हो जो जो कि जो पीजेंट है उनके ऊपर। और तीसरी चीज़ ये है कि फिफ्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट चालू किया था विच वॉज कॉल्ड दीवानी मुस्तक राज। तो दीवानी मुस्तक राज वॉज द डिपार्टमेंट विच वॉज टू कीप वॉच ऑन द नोबिलिटी, ऑन द मिडिल मैन और द इक्तादार। ठीक है ना, और इक्तादार की जो ड्यू है, ठीक है ना, जो अरियर है, उसको कलेक्ट करना जिम्मेदारी था दीवानी मुस्तक राज की। ठीक है ना। एंड सिक्स पॉइंट इज दैट खम वॉज इंक्रीज टू 80%। अब देखिए खम क्या होता है, खम इज बेसिकली द वॉर बूटी। वॉर बूटी, जब भी कोई किसी वॉर में जीतते हैं तो उससे जो वॉर कंपनसेशन मिलता है, तो उसके पहले रूल था कि ये सारे जो वॉर बूटी होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोल्जर्स एंड द रूलर। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले ये रूल था कि 4/5 दैट इज 80% यूज टू गो टू द सोल्जर्स एंड ओनली 20% गोज टू द रूलर। लेकिन उन्होंने इसको जस्ट ऑपोजिट कर दिया, 80% रूलर के लिए रख दिया और 20% भेज दिया गया सोल्जर्स पे, ताकि जो स्टेट है, स्टेट का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हो सके। ठीक है ना, तो ये था उनके बेसिकली मार्केट रिफॉर्म एंड रेवेन्यू रिफॉर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केट रिफॉर्म तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आता है उनके अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म के ऊपर बेस करके डिफरेंट एग्जाम में। थैंक यू।